एक कोर्ट रूम के अंदर एक केस की सुनवाई चल रही थी। तभी उसी केस का आरोपी उस कोर्ट रूम के अंदर आता है और वह सामने बैठी हुई महिला जज को देखता है तो देखते ही एकदम हैरान परेशान सा खड़ा रह जाता है। इधर जब जज साहिबा उस आरोपी को देखती हैं तो देखते ही समझ जाती हैं कि आखिर इस केस में होना क्या है, क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से वह आरोपी उस महिला जज को देखकर हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक सुमन नाम की लड़की रहा करती है। उसके घर में उसकी एक छोटी बहन है, मम्मी है, पापा हैं, उसके पिता ऑटो चलाया करते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीत रहा था। सुमन जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी है। सुमन जो कि LLB कर रही है, उसके पिता मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं। अब सुमन की उम्र शादी के योग्य हो जाती है तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं, शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं। तो सुमन की जो बुआ होती है वो एक लड़के का रिश्ता बताती है। लड़का सरकारी टीचर लगा हुआ था, अच्छी खासी फैमिली थी। तो इसके बाद जो सुमन के पिता हैं वे सुमन से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटी, लड़का सरकारी टीचर लगा हुआ है और तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी कर दें। सुमन जो कि चाहती है कि वो शादी जब करे जब वो पढ़ लिख कर किसी मुकाम को हासिल कर ले, लेकिन अपने पिता के सामने वो कुछ कह नहीं पाती है। वो अपने पिता से हामी भर देती है, कहती है कि पिताजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की बात करते हैं। दोनों परिवार वाले इकट्ठे होते हैं। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं क्योंकि सुमन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और लड़का सरकारी टीचर लगा हुआ था। अब इसके बाद लेन देन की बात होती है, लेकिन लड़के वाले कह देते हैं कि हमें दहेज में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप जो कुछ देना चाहते हो अपनी बेटी को दे सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं है। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ते के बाद कुछ दिनों बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है, लेकिन शादी से पहले रिश्ता तय होने के बाद में जो मीडिएटर होता है, जो बिचौलिया कहा जाता है जिसको, उसके थ्रू लड़के वालों की डिमांडें आने लगती हैं। लड़के वाले डिमांड करते हैं कि लड़का सरकारी लगा हुआ है तो अगर इसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा अच्छा सा सामान देना। और धीरे धीरे करके वो लोग कार के लिए भी बोल देते हैं। अब कार के लिए बोला जाता है। जो लड़की का पिता है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, वो ऑटो चलाकर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहा था, लेकिन वो सोचता है कि सरकारी टीचर है, बेटी की लाइफ बन जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं कार इसके लिए अरेंज करा दूंगा। उसकी शहर के अंदर एक प्लॉट होती है, उस प्लॉट को गिरवी रख के उन पैसों से वो एक कार खरीद कर लाता है और लड़के को देने के लिए खड़ा कर लेता है। अब शादी का दिन आता है। शादी के दिन जो सुमन है वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। इधर जो लड़के वाले हैं वो धूमधाम से अपनी बारात को लेकर सुमन के घर पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और टाइम आ जाता है जयमाला का। जयमाला के टाइम पर लड़के को कोई बताता है कि तुझे जो कार मिलने वाली है वो छोटी कार है, ना कि कोई बड़ी कार। इस बात को सुनकर लड़का एकदम से उखड़ जाता है और लड़की के पिता को बुरा भला कहने लगता है। अब इस बात को सुनकर जो लड़की का पिता है वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और तेज आवाज़ के साथ लड़के से कह देता है कि तुमने तो कहा था कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपनी बेटी को जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसके बाद लड़का भी गर्म हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी कितनी अच्छी सैलरी है और मैं सरकारी लगा हुआ हूँ, और मेरी शादी में इतनी छोटी सी कार मिलेगी तो कितना बुरा लगेगा, हमारी चारों तरफ थू थू हो जाएगी। अगर आप छोटी कार दोगे तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। अब इस बात को सुनकर दोनों में तनातनी का माहौल हो जाता है और तनातनी कुछ इतनी बढ़ जाती है, जो लड़का होता है वह लड़की के पिता को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। जैसे थप्पड़ लगता है तो सुमन का पिता ज़मीन पर गिर जाता है। इधर जैसे वो ज़मीन पर गिरता है तो सुमन की जो छोटी बहन थी वो भाग कर जाती है और अपनी बहन को पूरी बात के बारे में बता देती है। कहती है कि लड़का बड़ी कार मांग रहा है, छोटी कार से मना कर रहा है शादी करने के लिए। इस बात को सुनकर जो सुमन है, जो सजी हुई बैठी थी अपने कमरे के अंदर, वो एकदम से बाहर आती है और बाहर आकर देखती है कि उसका पिता ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उसकी बहन ने उसे बता दिया था कि लड़के ने उसको चाटा मारा है। तो वह आते ही सबसे पहले उस लड़के को एक थप्पड़ मारती है जोरदार, और थप्पड़ मारने के बाद कहती है तुम जैसे दहेज के लोभियों से मैं शादी भी नहीं करना चाहती। अगर मैंने आज तुमसे शादी कर ली तो जीवन भर तुम मुझे परेशान रखोगे, कहोगे बार बार ये सामान नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला। अब इस बात को सुनकर माहौल एकदम शांत हो जाता है। तभी जो लड़की सुमन थी, जो कि LLB कर रही थी, तो वो कहती है कि या तो तुम यहाँ से इज्जत से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाती हूँ और तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी और तुम्हें जेल करवा दूंगी। जैसे ये बात लड़का का पिता सुनता है तो वो एकदम
हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब तो लड़की ने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया, अब इसके बाद शादी कैसे होगी। वह लड़की के पिता से माफ़ी मांगता है और कहता है कि समधी जी कोई बात नहीं, बच्चा है, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो और अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से ही करवा दो। लेकिन सुमन जो कि शादी से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि पिताजी मुझे इन दहेज के लोभियों के साथ शादी करनी ही नहीं है, इनसे बोल दो कि जल्द से जल्द यहाँ से बारात वापस ले जाए, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ और इनको जेल में बंद करा दूँगी। इस बात को सुनकर जो लड़की का पिता है वह भी उनसे मना कर देता है, कहता है कि मेरी बेटी तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती तो तुम अपनी बारात को लेकर वापस जा सकते हो। अब लड़के वालों की चारों तरफ थू-थू हो चुकी थी, वो लोग वहाँ से बारात को वापस लेकर अपने घर चले जाते हैं। इधर जो सुमन है वो अपने पिता को संभालती है और कहती है कि पिताजी आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दो, अब मैं कुछ ना कुछ बनूंगी और बनने के बाद ही शादी करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है, सुमन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती है और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी LLB कंप्लीट हो जाती है। LLB कंप्लीट होने के बाद वो एक फॉर्म भरती है और फॉर्म में टेस्ट देती है। अच्छे से उसने टेस्ट दिया था और टेस्ट देने के बाद उसका नंबर आ जाता है, वो जज बन चुकी थी। जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग के दौरान वो अच्छी तरह से अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया करती। वह अपने कोर्ट रूम के अंदर बहुत ही अच्छे से फैसला किया करती, कोशिश किया करती कि कोई भी दोषी बच ना पाए। इधर जो लड़की का गांव था वहां पे भी सभी लोग सुमन की वाहवाही करते हैं, कहते हैं कि देखो उसकी बारात लौट गई थी दहेज ना मिलने के कारण, लेकिन अब उस लड़की ने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वो सबके दहेज का फैसला करती है। ऐसी कुछ बातें होती हैं और इन बातों को जैसे ही लड़की का पिता सुनता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी सुमन के कोर्ट रूम में एक और केस आता है। केस ऐसा था कि किसी की ज़मीन को किसी ने कब्जे कर लिया था। एक बूढ़ी अम्मा केस लेकर आई थी और आकर जज साहिबा से गुहार लगाती है, कहती है कि बेटी मेरे घर में ना तो मेरा पति है और मेरा बेटा भी बीमार रहता है। अब मेरी एक ज़मीन है और उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है ज़बरन, और वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा पैसों की है। तुम कृपया करके मेरी उस ज़मीन को उन लोगों से छुड़वा दो। अब इसके फ़ौरन बाद सुमन इस बात पर एक्शन लेती है। तहसीलदार और सभी को बुलाया जाता है जहां से इस बात के बारे में जानकारी निकाली जा सके। उन सभी से पूछा जाता है कि ये ज़मीन किसकी है, तो पता चलता है कि ये ज़मीन बूढ़ी अम्मा की है और दूसरे लोगों ने ज़बरन इस जगह पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा के घर में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें मुँह तोड़ जवाब दे सके। अब इसके बाद सुमन ऑर्डर कर देती है और कहती है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। उसके बाद अगली तारीख लगती है। अगली तारीख पर भी जो आरोपी थे वो नहीं आए थे, उन्होंने अगली तारीख ले ली थी। उसके बाद एक और तारीख लगती है, उस पर भी वो लोग नहीं आए थे। वकील से कहकर इस बार भी उन्होंने दूसरी तारीख ले ली थी, लेकिन इस बार सुमन उसके वकील से कह देती है कि अगर इस तारीख पर भी वो लोग नहीं आए तो फैसला मैं अम्मा के हक में दे दूंगी। इस बात को सुनकर जब अगली तारीख होती है तो तीसरी तारीख पर वो लोग उस कोर्ट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जज साहिबा बैठी हुई थी और लोगों का फैसला कर रही थी। कुछ लोग और बैठे हुए थे, वकील साहब एक दूसरे को दलीलें दे रहे थे। तभी आरोपी उस कोर्ट रूम के अंदर आता है और सामने जज साहिबा को देखते ही एकदम हक्का बक्का सा रह जाता है। दोस्तों, वह आरोपी और कोई नहीं, वही लड़का था जो बड़ी कार के लालच में उस दिन बारात को लेकर वापस गया था। अब जैसे ही वह लड़का सुमन को जज साहिबा बने हुए देखता है तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये तो मेरा फैसला बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं करेगी, ये तो इस अम्मा के हक में ही फैसला दे देगी। अब फैसले का टाइम आता है, आरोपी को कटघरे में बुलाया जाता है। इधर जज साहिबा जैसी आरोपी को देखती है तो वो भी समझ जाती हैं कि इस केस के अंदर क्या दिक्कत है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग पैसों के लालची हैं और इन्होंने जबरन ही उस ज़मीन पर कब्जा किया होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के सबूत और गवाह उन्हें मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन अम्मा के नाम की है और इनको ही मिलनी चाहिए और तुम्हें वो ज़मीन जल्द से जल्द खाली करनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर लड़के का वकील दलील देता है, कहता है कि जज साहिबा ये ज़मीन इनकी है, इनके पास डॉक्यूमेंट है। लेकिन तभी जज साहिबा भरे कोर्ट में कहती है कि मुझे पता है कि जिसका आप केस लड़ रहे हो वो किस तरह का व्यक्ति है, मैं इसे भली भांति जानती हूँ और इनके परिवार को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कि इस अम्मा को जल्द से जल्द उस जगह का कब्जा मिलना चाहिए और जो भी लोग उस कब्जे को मिलने में आपत्ति बने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहकर वो अगली तारीख रख देती है जिस तारीख पर उन्हें कब्जा बहाल चाहिए था। उसके बाद जो बूढ़ी अम्मा है वो उसे बहुत ज़्यादा आशीष देती है, कहती है कि बेटी तुम्हारा भगवान भला करे, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और तुम्हारी वजह से अब ये ज़मीन मेरे पास आ जाएगी। शाम होती है, शाम के समय जज साहिबा वहाँ से निकल कर जा रही थी, तभी वह लड़का आता है और उस लड़की के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और ये ज़मीन हमारी ही है।
करोड़ों की ज़मीन है, हमने इस ज़मीन के पैसे दिए हैं और पैसे देकर हमने इसे ख़रीदा है। दरअसल दोस्तों उस ज़मीन को किसी ने उनको धोखाधड़ी से बेच दिया था और उस ज़मीन के पैसे वो दे चुके थे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सुमन चाहे तो हमारी इस ज़मीन का फैसला हमारे हक़ में कर सकती है, लेकिन असलियत में वो ज़मीन उस बूढ़ी अम्मा की थी और बूढ़ी अम्मा को ना तो पैसे मिले थे, तो इस वजह से वो ज़मीन उन्हीं की होनी थी। अब इसके बाद सुमन उन्हें धुतकारते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने पैसों के लालची हो, क्योंकि मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देख रखा और तुम्हारे बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पता है इस कोर्ट रूम के अंदर। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो लड़का होता है वह शाम के समय उसके पिता के पास पहुँच जाता है अपने पिता को लेकर, और वहाँ पर जाकर पैरों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, आपकी बेटी जज बन चुकी है और उस टाइम पर हमने गलती की थी, लेकिन आज अगर वो चाहें तो हमारे हक़ में फ़ैसला हो सकता है। इस बात को सुनकर जो लड़की का पिता उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि जो व्यक्ति उसके दरवाजे से बारात वापस लेके गया था, जिस लड़के ने उसको थप्पड़ मारा था, वो आज उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा है। तो वह उनसे कह देता है कि जो इसमें सही है मेरी बेटी वैसा ही करेगी, मेरी बेटी को ना तो पैसों से खरीदा जाएगा और जो सही होगा उस न्याय को वो करके रहेगी। ऐसा कहकर वो उन्हें धुतकार देता है। शाम को जैसे ही सुमन अपने घर पहुंचती है इस बात की खुशखबरी देने के लिए, वहां जाकर वो अपने पिता से कुछ कहती है, उससे पहले उसके पिता उसे बताते हैं कि आज वो लोग आए थे जो यहाँ से बारात वापस लेकर गए थे और मैंने उनसे ऐसे ऐसे कह दिया है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की बातों को सुनते और इन बातों को सुनने के बाद गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो बाप होता है उसे अपनी बेटी पर गर्व होता है। वो कहता है कि बेटी, आज तेरी वजह से जो व्यक्ति मेरी बेइज्जती करके गया था वो आज मेरे पैरों में पड़ गया। मुझे गर्व है और मैं चाहता हूँ कि हर घर में ऐसी ही बेटी पैदा हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हमारा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन घटनाओं को आपको इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इन घटनाओं में से कुछ ना कुछ शिक्षा ले सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।